विजय बैच में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी ने जो 68 बीपीएससी को विजय बनाने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो आप लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, उस पर आप अपना 100% दे रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं इतिहास का अगला कड़ी, जिससे प्रश्न बीपीएससी पूछता है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है वो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो देखिए, नाम से ही लग रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मतलब किसी चीज में सुधार करने की कब जरूरत पड़ती है? किसी चीज में सुधार करने की कब जरूरत पड़ती है? जब किसी चीज में खराबी आ जाए, अशुद्धियां आ जाए, कोई चीज जो होना चाहिए उससे अलग हटके होने लगे, तभी तो उसको सुधार करने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय जो समाज में था, तरह तरह की कुरीतियां फैली हुई थी। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को नहीं होने देना, छुआछूत, ये सारी परंपरा, ये सारी जो चीजें थी वो समाज में एकदम विष की तरफ फैली हुई थी। तो उन सभी से समाज को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई तो आता। तो ऐसे में कुछ भारतीय बुद्धिजीवी जो है साहस किए, आगे बढ़े और उन्होंने समाज को सुधारने का बेड़ा उठाया। इसी में एक प्रमुख थे राजा राम मोहन राय। उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि समाज, हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन आए, क्या क्या किए। तो सबसे पहले जो हम लोग अब आज पढ़ेंगे वो है राजा राम मोहन राय। तो चलो देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे, इससे बीपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, किस तरह का प्रश्न वो फॉर्मेट कर सकता है, और ये राजा राम मोहन राय जी ने समाज को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये जो नाम है राजा राम मोहन राय अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम है, तो इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि बीपीएससी पूछता है। अब हम देखते हैं कि बीपीएससी इनसे जुड़े हुए कौन से सवाल को पूछ सकता है ना? तभी तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। देखिए, राजा राम मोहन राय, इससे पूछ सकता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन जी को कहा जाता है। आपको नाम याद रखना है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को। उसके बाद आधुनिक भारत का निर्माता, प्रश्न कई बार पूछा गया है बहुत सारे कंपटीशन में और पूछा जा सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट भी होता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत का जो निर्माता वो किसे बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय का। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता, याद रखना है, आधुनिक भारत का निर्माता राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। उसके बाद ये जो राजा राम मोहन राय जो थे, ये प्रतिभाशाली थे। इनको बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज था। ये बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, ये बहुत सारे भाषा जानते थे, जिसकी वजह से ये बहुत सारा लेखनी भी लिखते थे, किताबों लिखते थे। इसी क्रम में इन्होंने बहुत सारे पत्रिका में प्रकाशित की। तो उसी क्रम में इस वजह से इनको भारतीय पत्रकारिता के जनक भी कहा जाता है। देखिए, पुनर्जागरण के जनक, पत्रकारिता के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, सब कौन है? हमारे राजा राम मोहन राय। तो आपको लग रहा है ना कि ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना? क्या प्रश्न पूछ सकता है कि एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको क्या आंसर करना है? राजा राम मोहन राय। अब देखो, जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपको जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, अगर सिंसियर स्टूडेंट हो तो सिंपल सा बात है कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा ही पढ़ा होगा। आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में एक चीज तो आ ही गया, अच्छा जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो बीपीएससी इस तरह से फॉर्मेट कर सकता है। अगर ये चीज आपने सीख ली तो आपका एमसीक्यू तो खुद ब खुद बनता जाएगा। एमसीक्यू कहाँ से बनता है? टॉपिक से ही तो बनता है।
हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ते हैं, मजा आता है कि अच्छा ठीक है कि एमसीक्यू बनता कहाँ से है, चैप्टर से ही बनता है एमसीक्यू। तो ये जो सारा जो मेन पॉइंट होता है आपको उस समय दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, आप खुद ही उस चीज को विजुअलाइज करने लगोगे। तो देखते हैं कि एकेश्वर वादियों का उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो राजा राम मोहन राय जी ने लिखा था। फिर 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। इन्होंने क्या किया, आत्मीय सभा। ये जो राजा राम मोहन राय जी थे, इनका विश्वास था कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना चाहिए, वो अच्छे विचारों में बल देते थे। तो ये सारी चीजें जो है आत्मीय सभा में उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, लोगों में ये चेतना भरी कि आप कर्म पे विश्वास रखो, है ना, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तभी तो अच्छा फल मिलेगा ना आपको। उसके बाद 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक बुक लिखी इन्होंने। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस याद रखना है। एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक भी किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय जी ने। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी किसने लिखी है, राजा राम मोहन राय जी ने। अब ये जीसस नाम से लग रहा है कि क्रिश्चियन ईसाइयों से रिलेटेड कुछ है, तो ये तो राजा राम मोहन राय जी थे, ये तो हिंदू थे, तो फिर ये ईसाइयों के धर्म में क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि जो ईसाई धर्म है यहाँ भी कुछ कुरीतियां हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे चीज है, ऐसी बुराइयां हैं जो नहीं होनी चाहिए। उससे रिलेटेड इन्होंने लिखा, जो अच्छी बातें थी ईसाई धर्म में उसको भी इन्होंने बताया, जो बुरी चीजें थी इससे भी उन्होंने बताया। इससे ईसाई धर्म के कुछ लोग इनके विरुद्ध भी हो गए थे। लेकिन देखिए होता है ना कि जब हम किसी चीज को करने के लिए बीड़ा उठाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन उन बाधाओं से डरना नहीं होता है, हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगस्त 1828, देखिए ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 1828 डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न आएगा और आता रहेगा, इसलिए ये जो डेट है आपको दिमाग में बैठा लेना है। 1828 में क्या हुआ था, तो ब्रह्म सभा राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा का गठन किया। और यही आगे चल के हम लोग जो पढ़ते हैं ना ब्रह्म समाज, ये स्टार्टिंग में क्या था, ब्रह्म सभा। तो अगर ब्रह्म सभा लिखा रहे या ब्रह्म समाज लिखा रहे, दोनों के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं। अगर ये ब्रह्म समाज लिखा रहे, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा, तो दोनों में आपको क्या लिखना है कि 1828 में स्थापना हुआ और इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय जी थे। चलिए, अब ये ब्रह्म समाज बनाया इन्होंने, किस उद्देश्य से बनाया, इसकी उद्देशिका क्या थी, उन्हें इसके अंदर उनको कौन कौन सा कार्य करने का उन्होंने लक्ष्य रखा, ये सारा चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ब्रह्म समाज जो था इसमें उन्होंने कुछ चीजों को किया कि हमको पता ना कि जैसे आप ही हो, अभी तैयारी कर रहे हो तो आप करते हो ना, अपना पॉइंट सुनिश्चित करते हो कि हमको ये पढ़ना है, ये काम करना है, आज इतना कर लेना है, सिलेबस इतना बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, आप करते हो ना। उसी तरह इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि समाज में हमें क्या क्या करना है। तो ये जो राजा राम मोहन राय जी थे ये एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर पे विश्वास रखते थे। उनका बोलना था कि ईश्वर एक है ना। बहु मूर्ति पूजा जो आप करते हो, इतने सारे देवी देवताओं का पूजा करते हो, ये सब बंद कर दो। एक ईश्वर है, उसका आप क्या करो, वो भी निर्गुण है, निराकार है ना। आप अपने में अच्छा विचार लाओ, ये उनका बोलना था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया, है ना। उस समय समाज में क्या था कि जो स्त्री विधवा हो जाती थी उनको दोबारा विवाह करने का परमिशन नहीं था, वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। ऐसे में राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया, इस चीज का विरोध किया कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है और वो विवाह करना चाहती है, वो अपने जीवन को फिर से अपने जीवन में फिर से साथी लाना चाहती है, तो वो ला सकती है ना, वो शादी कर सकती है। इसके वो समर्थन में आए।
उस समय समाज में क्या था ना कि मतलब विधवा होना तो श्राप था, ये विधवा होना तो बिल्कुल ही श्राप था। और बाल विवाह उस समय क्या था, तो आपको पता है कि लड़कियों की स्थिति काफी ही दयनीय थी। लड़की को लोग बोझ समझते थे, मतलब गर्ल का जो बर्थ होता था तो उसको क्या करते थे, वो जान से मार देते थे। आज भी करते हैं, बट आज लोग शिक्षित हुए हैं, काफी भ्रूण हत्या रुकी है। लेकिन उस समय के लोगों में इतना शिक्षा नहीं था, जागृति नहीं था, तो उस समय में क्या करते थे कि जब लड़की पैदा होती थी तो उसको वो लोग मार देते थे और उसको बोझ समझते थे, उसके शादी को लोग आर्थिक बोझ समझते थे, है ना। क्योंकि उस समय में लड़की को कुछ करने का अधिकार नहीं था, वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, कुछ करती रही थी, तो सिंपल सा बात है कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती थी आर्थिक रूप से। और जब उनकी शादी हो जाती थी तो वो अपने पति पे आश्रित हो जाती थी। तो इस तरह से उनको लगता था कि जो ये औरतें हैं, जो लेडी है, जो महिला वर्ग है, ये किसी ना किसी पर आश्रित है, आर्थिक रूप से ये किसी ना किसी पे आश्रित है, तो उनको बोझ लगता था। शादी में इतने सारे खर्च होते थे तो उनको बोझ लगता था। लेकिन आज जो है महिला एम्पावरमेंट हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, आज लगभग सारी महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, सक्षम है। तो आज तो बोझ नहीं समझना चाहिए समाज को। फिर भी समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे बहुत सारे तबके हैं, अभी भी गांव देहात में चले जाइए, रूरल एरिया में चले जाइए, तो वहाँ अभी भी लोग लड़की को लड़का को भेदभाव करते हैं, सुविधा नहीं देते हैं, उनको उतना मौका नहीं देते हैं। अगर वो मौका दे तो वो भी बहुत अच्छा करेगी, बेहतर करेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है जैसे लड़के खड़े हो सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए बहुपत्नी और सती प्रथा का विरोध किया। बहुपत्नी मतलब एक आदमी बहुत सारे औरतों से शादी करते थे, बहुत पत्नी का रिवाज था। आज तो मतलब एक नहीं संभलती, बहुत पत्नी तो दूर की बात है। तो उस समय में बहुत पत्नी का विरोध था। उन्होंने किया कि नहीं नहीं, इतनी सारी से शादी नहीं करना है, एक काफी है। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। सती प्रथा तो समझो तो एक मतलब विष था समाज में। मतलब सोचो कि कोई, हमने पहले भी डिस्कस करा है 1857 की क्रांति में कि कैसे उनको जलना पड़ता था, जिंदा जलाया जाता था। तो ये जो था बिल्कुल ही समाज में एक अपराध था, जीता जागता अपराध था, किसी को जिंदा जला देना बेवजह बेकसूर। सब कुछ समझो ना कि कितना बड़ा ये मतलब अपराध है, और लोग करते थे ये अपराध। छुआछूत था, जात पात था। लेकिन जो राजा राम मोहन राय जी थे वो शिक्षा, जो बंगला था, बंगला एवं अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक थे। वो उनको था कि नहीं, अगर शिक्षित लोग हो रहे हैं, शिक्षा हो रही है तो ये अच्छी बात है। तो उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया कि नहीं नहीं अंग्रेजी में शिक्षा नहीं होना चाहिए, या जो मिशनरी है वो नहीं बनना चाहिए। इस चीज का उन्होंने समर्थन किया कि नहीं, शिक्षा मतलब शिक्षा, चाहे किसी भी भाषा में हो, बंगला भाषा में हो, अंग्रेजी भाषा में हो, लोगों को शिक्षित होना है। देखिए जब समाज में कोई अच्छा काम होता है तो कोई ना कोई आड़े आता है, मतलब जब कोई अच्छा काम करता है तो कोई ना कोई उसका टांग खींचता है, प्रतिरोध करता है। तो ऐसे में जब राजा राम मोहन राय जी समाज को सुधारने की बात कर रहे थे तो राजा राधाकांत देव जी जो थे उनका विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जो समाज में ये परंपराएं चली आ रही है उसको ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रवाह को नहीं होने देना, ये सब जो परंपराएं, उनको परंपरा लग रहा था कि जो सब था हो रहा था ये परंपरा है, इसको रोकना मतलब समाज को खंडित करना है, समाज को गलत दिशा में ले जाना है। तो उन्होंने विरोध किया किसका, ब्रह्म समाज का, और उन्होंने धर्म सभा का गठन किया। ठीक है, याद रखना, हो सकता है प्रश्न पूछ दे तो याद रखना है राजा राधाकांत, क्यों भी राजा राम मोहन राय थे और ये भी राजा राधाकांत जी है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, पहले ये देखते हैं जो हमने देखा था कि राजा राम मोहन राय जी थे, ब्रह्म समाज में शिक्षा की भी बात की थी कि शिक्षा को बढ़ावा देना है, और बंगला और अंग्रेजी दोनों किसी में भी आप शिक्षा दे सकते हो। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, जो एक 1817 में डेविड हेयर का मदद किया था क्या करने में, तो हिंदू कॉलेज को बनवाने में उनका इन्होंने सहायता किया था, क्योंकि शिक्षा के समर्थन में थे, इन्होंने सहायता किया था। फिर 1817 में ही इन्होंने अपने पैसा से, अपना पैसा खर्च कर इन्होंने अंग्रेजी स्कूल बनवाया था। उसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और 1829 में
कि वो तो प्रयत्न कर रहे थे ना, जोर शोर से प्रयत्न में लगे हुए थे। तो ऐसे में अंग्रेज के जो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखना है, बेंटिक, बेंटिक बेटी, किसको बचाना है, बेटियों को बचाना है, बेंटिक, बेंटिक, देखिए अगर एक को हटा देते तो बेटी, तो बेंटिक, विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने क्या किया, तो उनका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनको लगा कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ये सारी कुप्रथा है, इसको रोकना चाहिए, सती प्रथा का अंत होना चाहिए। तो उन्होंने इसके विरुद्ध में एक कड़ा कानून बनाकर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अब जो ऐसा करेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी बतौर। फिर उन्होंने अपना योगदान दिया और इस तरह से उनका 1833 में, याद रखना है, पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, तो आपको बोलना है 1833 में ब्रिस्टल के इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो क्या ब्रह्म समाज खत्म हो गया, क्या जो इसके अंतर्गत काम हो रहे थे वो काम होना बंद हो गया, तो नहीं, इसका नेतृत्व दूसरे किसी को दिया गया। किसे दिया गया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर को। किसको दिया गया, देवेंद्र नाथ टैगोर को, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जी को ये काम दिया गया कि ब्रह्म समाज को आगे कैसे चलाना है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, और भी जितने बच गए हैं उसको देखेंगे। वीडियो से जुड़े रहे, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।